हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 2 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 2 जुलाई को आप लोग का साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से साइंस का क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा, समय 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो वह आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये अवतल दर्पण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी होता है, कार के अग्रदीप में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, अभी बताए हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष होता है तो ये हो जाएगा दर्पण की सतह की लंबवत रेखा और केंद्र और ध्रुव से गुजरती रेखा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो उसकी फोकस दूरी की दुगुना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फोकस दूरी की इकाई क्या होती है। तो फोकस दूरी की इकाई मीटर होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दे पर दिखाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब समान आकार का और उल्टा बनेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है।
11 नंबर क्वेश्चन है कि पार्श्व व्युत्क्रमण देखा जाता है। पार्श्व व्युत्क्रमण देखा जाता है तो ये समतल दर्पण में। राइट आंसर सी हो जाएगा, समतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, फोकस दूरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन है? तो पीछे देखने वाले यानी साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14 है अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो छोटा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र पूछा गया है तो कौन इनमें दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। तो दर्पण सूत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/f बराबर 1/μ प्लस 1/v होता है। अगर इसमें यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये लेंस सूत्र बन जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है, दर्पण सूत्र ये प्लस का होता है, लेंस सूत्र यहाँ पर माइनस का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। किस पर बनाएगा? तो ये वक्रता केंद्र पर। राइट आंसर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन पूछा गया है तो 1 के बराबर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि जब आवर्धन ऋणात्मक है, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में कौन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है तो छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दूध से दही बनने की क्रिया का एक उदाहरण है। तो दूध से दही बनने की क्रिया का उदाहरण रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? प्रकाश संश्लेषण है। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन है? रासायनिक परिवर्तन तो यहाँ पर बर्फ का पिघलना, ये तो भौतिकी में हो जाएगा। रासायनिक पूछा गया है कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा रंग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, इसमें यहाँ पर कॉपर को विस्थापित किया गया है, यही रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल से अभिक्रिया करता है
तो कौन सा गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह अपचायक है। राइट आंसर ए हो जाएगा अपचायक। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोहा में जंग लगना एक उदाहरण है। तो लोहा में जंग लगना ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है और ये रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो काली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो CaO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब अम्ल किसी भस्म यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है? कौन अभिक्रिया यहाँ पर तापीय विघटन को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में कौन है? तो NH3 गैस है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं? कौन सा यहाँ पर धातु है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो तांबा नहीं करती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्मा का अवशोषित हो रहा है यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद अवक्षेप निम्नलिखित में क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा BaSO4। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत अभिलेपन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? संतुलित का मतलब दोनों ओर परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 2 MgO है, प्लस में O2 है तो यहाँ पर भी 2 MgO है, यानी दो को यहाँ पर भी है, तो ये संतुलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन को देखिए ना, H2 प्लस में यहाँ पर O2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो है लेकिन इसमें 1 गो है तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिएगा O2 2 गो है, इसमें भी नहीं होगा। NH2 है और H2 है और NH3 आ गया तो ये तो होगा नहीं, बराबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं? तो श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? तो CaCO3 बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो देखिएगा, लोहे का जंग लगना ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना ये भी है। पानी का उबलना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट घोल का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट में घोल में डाली जाती हैं तब क्या होता है? तो लोहे पर तांबा की परत जम जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है? तो देखा जाता है भूरा, धुआं और पीला अवशेष। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है जो कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टार्च। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस को प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 51 है, पतियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है। तो पतियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है रक्षक कोशिकाओं द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इनामेल। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लार निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्राव है? तो लार निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्राव है? तो ये हो जाएगा लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो निम्न में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो कोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? स्वपोषी कौन है? स्वपोषी हरे पौधे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपेंडिक्स। 58 देखिए, निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो भोजन रसधानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 और H2 और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो ईस्ट में होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु से बना अणु होता है? तो ग्लूकोज में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 63 है, तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो ट्रैकिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो फेफड़े के द्वारा किस में होता है? तो कछुआ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, रक्त है। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मैमलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वृषण होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 वृषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइपरटेंशन। राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में किसके कारण रक्त का लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पर लाल रंग दिखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है?
तो 120/80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन कहा जाता है। तो पूरे हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। और आप लोग ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सब्जेक्टिव PDF यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।